11 राज्यों को 9 नई वंदे भारत ट्रेनों की मिली सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 की सफलता का किया उल्लेख। पर्यटन को रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर में शामिल होने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लेवे स्कूल के लाभार्थी अभिभावकों से किया संवाद का। अब तक खोले गए प्ले स्कूलों में हुए 40,000 बच्चों के दाखिले, 4,000 और खोलेंगे। और खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय द्वारा सोनीपत के कुंडली स्थित राष्ट्रीय संस्थान निफ्टम में मोटे अनाज पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 राज्यों को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम ने इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में आधुनिक कनेक्टिविटी विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की एक गति और स्किल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही आज का भारत चाहता है। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। पीएम ने कहा कि इन ट्रेनों से देश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हमारा लक्ष्य है कि देश के हर कोने में आम जनमानस तक वंदे भारत ट्रेन पहुंचे, जिससे कम समय में यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने जिन ट्रेनों को झंडी दिखाई उनमें उदयपुर जयपुर वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, पटना हावड़ा, राउरकेला भुवनेश्वर और रांची हावड़ा वंदे भारत सहित 9 ट्रेनें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से छात्रों को जुड़ने की भी अपील की। साथ ही पर्यटन को रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए हाल में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने का भी जिक्र किया। उन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच गांधी जी के विचारों को प्रासंगिक बताया। यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। पीएम ने G20 समिट में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये विश्व व्यापार का आधार बनेगा। पीएम ने विश्व पर्यटन दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि अगर कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह है पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है।
टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। वहीं पीएम मोदी का पर्यावरण संरक्षण पर हमेशा से ही जोर रहा है। आज भी पीएम ने जीव जंतुओं के संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता पर जोर दिया। पीएम ने लोगों से गांधी जयंती से एक दिन पहले हो रहे सबसे बड़े स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। साथ ही त्योहारों के दौरान भारतीय उत्पाद खरीदने की भी बात कही। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों से स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान करने की अपील की, जो गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ही बापू को स्वच्छ श्रद्धांजलि होगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। सभी देशवासी स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में सहयोग करें। अपनी गली, आस पड़ोस, किसी पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर इस स्वच्छता अभियान में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्ले स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से संवाद किया। संवाद के दौरान अभिभावकों ने कहा कि सरकार द्वारा प्ले स्कूलों की जो सुविधा शुरू की गई है उससे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। प्ले स्कूलों में खेल के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे के संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता के विकास पर बल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 4000 प्लेवे स्कूल खोले हैं। इनमें लगभग 40,000 बच्चों का दाखिला हुआ है। इसके अलावा सरकार ने अगले 2 साल में 4000 और प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। अभी 4000 प्लेवे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4000 अन्य प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है, जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्लेवे स्कूल की हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्लेवे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कामकाज करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए 500 क्रेच स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब तक 165 क्रेच खोले जा चुके हैं और 335 क्रेच खोलने के लिए जगहों की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध किया कि आप अपने बच्चे को पूरा समय दें। बच्चों के माता पिता यानी आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि हम अपने बच्चों को वही सिखाएं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। यदि हम उनको कोई भी चीज ऐसी बताएंगे जो हम नहीं चाहते हैं तो फिर वो बच्चे अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। तो हमने इन बच्चों को सिखाने के लिए, इनकी जिज्ञासाएं, बच्चों की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हम लोग जो है इनको अच्छी बातें सिखाते हैं। तो इस हमने एक और काम भी किया है कि हमारे यहाँ कुछ कामकाजी महिलाएं हैं। उन कामकाजी महिलाओं को काम पर जब जाती हैं वहां पर क्रैच खोलने की व्यवस्था भी की है,
अभी वर्तमान में 165 क्रैच ऐसे खोले जा चुके हैं। कुल 500 क्रैच हमने खोलने हैं। 335 क्रैच खोलना, ये हमारा अभी उनकी जगह पहचान की गई है, वो पाइपलाइन में है, तो उनमें भी कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रयासों के अलावा कुछ समाज सेवकों ने भी प्ले स्कूलों की व्यवस्था में रुचि दिखाई है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों, बैंकों और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी प्ले स्कूलों में योगदान करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सोनीपत के कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान द्वारा मोटे अनाज पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल संपन्न हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पहले मोटे अनाज को गरीब का भोजन माना जाता था और किसानों को दाम भी कम मिलता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री की नेतृत्व में पूरे विश्व में मोटे अनाज की उपयोगिता बढ़ी है। मौजूदा सरकार द्वारा किसानों को मोटे अनाज का उचित मूल्य देने के साथ साथ इसका प्रसार प्रचार भी किया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में मोटे अनाज को लेकर 3 से 5 नवंबर तक विश्व स्तरीय मिलेट्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन में पूरी दुनिया ने नए भारत की ताकत देखी। वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को उनका हक दिलवाया है। स्पेशल सेशन हो गया लोकसभा का, जिसमें महिला बिल जो भाई साहब ने प्रश्न उठाया, महिला बिल पेश हुआ और सर्वसम्मति से पास भी हुआ और 27 वर्षों तक लोग इसके चलते इंतजार में थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल सेशन बुला करके और महिला विधेयक को लोकसभा में पेश किया और लोकसभा और राज्यसभा से सर्वसम्मति से पास हो गया। अब 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा और उसके पहले जनगणना होगी। जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा और तब 2029 से महिला विधेयक 33% महिलाओं को का सीट आरक्षित किया गया है लोकसभा में, विधानसभा में, और ये महिलाओं को काफ़ी से काफ़ी फायदा मिलेगा। निफ्टम संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरिंदर सिंह ने 3 दिवसीय सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री सहित सभी का आभार जताया। जो कि अपने देशों में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीनियर पोजीशंस पे कार्यरत है। तो ये एक मैसेज गया है पूरे कंट्री में अभी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मिलेट का उपयोग कैसे किया जा सकता है। मिलेट की जो कुछ कमियां हैं, जैसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं, वो प्रसंस्करण से कैसे दूर किए जा सकते हैं। इस पर बहुत मंथन हुआ, चर्चा हुई और ये भी चर्चा हुई कि देश विदेश में इसको कैसे पॉपुलराइज किया जाए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने निफ्टम एट द गैलेंसी नामक ई-पुस्तक का भी विमोचन किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है। वह कनाडा और अन्य देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। हाल ही में कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी थी। NIA ने कार्रवाई करते हुए अमृतसर में जमीन और चंडीगढ़ सेक्टर 15 के आवास को जब्त कर लिया है। पन्नू की इन प्रॉपर्टीज पर नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं। अमृतसर जिले के खानकोट गांव में पन्नू के परिवार की करीब 18 एकड़ जमीन है। SAJ प्रमुख पन्नू 2018 से NIA के रडार पर था। 3 फरवरी 2021 में NIA ने पन्नू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और पिछले साल उसे भगौड़ा करार दिया गया था। कांग्रेस नेताओं के अपमानजनक बयानों का सिलसिला जारी है। कोई नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स करार दे रहा है तो कोई पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कल नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स करार दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2024 में जब सत्ता बदलेगी तो संसद भवन की नई इमारत का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी पीएम और हरियाणा के सीएम पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के निम्नतम स्तर के हिसाब से भी यह दयनीय या कहीं खराब मानसिकता है।
ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने कहा कि यह देश के लिए बेहद शर्मनाक है और वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस बयान के साथ कांग्रेस की असली पहचान पूरी दुनिया के सामने आ गई है। माननीय सोनिया गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देश जानना चाहता है, जो आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने जो शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी के बारे में और मुख्यमंत्री जी के बारे में हरियाणा के, इसके बारे में आपका स्पष्टीकरण देश जानना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने पर भाजपा नेताओं द्वारा कड़ी निंदा की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए ऐसी निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करता हो, उसका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करता हो, उस पार्टी का तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। और इस पार्टी का नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की नकली बातें करता है, उसका जीता जागता उदाहरण इनकी पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष की भाषा सुनकर ये बातें अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। दूसरी ओर फरीदाबाद में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के फोटो जलाकर रोष जताया और उनसे अपना बयान वापस लेने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, वह निंदनीय है। प्रदेश अध्यक्ष विजय बान जी ने माननीय देश के प्रधानमंत्री और माननीय अपने सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में जो अपशब्द का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही आहत है। कार्यकर्ता ही नहीं, मैं कहूँगा मोदी जी ने पूरे देश को अपने परिवार के तौर पे देखा है और हमेशा उन्होंने कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो 140 करोड़ जनता भारत की वो आहत है और वो मांग करती है कि उदय भान अपना इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़े शब्दों में निंदा करता है और आगे होने वाले टाइम में उनके पुतले दहन होंगे और प्रदर्शन किया जाएगा। करनाल की घरौंडा विधानसभा में आज भाजपा की ओर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के साथ ही चुनाव की भी तैयारी चल रही है। भाजपा में आगे बढ़ने का एक ही विकल्प है, मेहनत और योग्यता। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर कहा कि यह दुखद है कि उदय भान अपने बयान पर शर्मिंदगी के बजाय उसे दोहरा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की भी भाषा बता रही है कि कांग्रेस काफी निराशा में है। पूरी पार्टी को ऐसे बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बुरी बात यह है कि उनको शर्मिंदगी महसूस होने की बजाय वो उसको दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भगवान ने कोई तय कर लिया है, क्योंकि रामायण में एक चौपाई है, जाको मैं दारुण दुख देऊँ ताकि मती पहले हर लेऊँ। सुरजेवाला जी का बयान भी हमने देखा, पूरी जनता को ही शाप दे रहे थे जैसे कोई ऋषि मुनि हो। ऋषि मुनियों ने भी कभी जनता जनार्दन को शाप नहीं दिया, जनता में सबने ईश्वर को देखा जी, और वो वहाँ उनको शापित कर रहे थे कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा होकर। गाड़ी दे रहे थे एक दिन मंच पर से, आप लोगों ने देखी होगी वो। और कल जो कुछ उदय भान जी के मुखारविंद से निकला, वो तो मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस ने उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। देखिए, कभी कभी कोई बात गलती भी हो जाती है तो सुधारी जाती है। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भाजपा ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। अगर ऐसा होता तो कभी भी धारा 370 नहीं हटाई जाती, न ही 3 तलाक कानून खत्म होता। केंद्र सरकार सुशासन व गरीब कल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। वोट का राजनीति करता तो 3 तलाक को समाप्त नहीं करता मेरे मित्रों। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी वोट का राजनीति करता तो 370 को समाप्त नहीं करता मेरे मित्रों। वोट का राजनीति करता तो आर्टिकल 35 समाप्त नहीं करता नरेंद्र भाई मोदी मेरे मित्रों। वोट का राजनीति करता तो नरेंद्र भाई मोदी
डिमोडर्नाइजेशन करते समय डरता होगा मेरे मित्रों, वोट का राजनीति करता तो जीएसटी लागू करते समय नरेंद्र भाई मोदी डरता होगा मेरे मित्रों। ये सब प्रमाण करता है हम वोट की राजनीति नहीं करते मेरे मित्रों। वहीं घरौंडा विधायक अरविंदर कल्याण ने कहा कि आज के पन्ना प्रमुख सम्मेलन से कार्यकर्ताओं को नया जोश और हौसला मिला है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण में जिला नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज कैथल के गोला उपमंडल के सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेटों और पुलिस के जवानों ने देश के शहीदों को नमन करते हुए अमृत कलश में मिट्टी अर्पित की। नेहरू युवा केंद्र संगठन के अधिकारी दीक्षा मिश्रा और स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमजन और बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का ये है कि हमारे देश के जो वीर शहीद हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनकी शहादत के बलबूते आज हम यहाँ पर खड़े हैं, जिनकी शहादत के बलबूते आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं शहीदों को वंदन, उन्हीं शहीदों को नमन किया जा रहा है इस कार्यक्रम में, ताकि हमारी युवा पीढ़ी अपने साथ अपने शहीदों की जो याद है, उनकी जो संपत्ति है, धरोहर है, उसको विरासत के तौर पर अपने साथ ले सके, ताकि हमारे देश का जो भविष्य हो उसमें हमारे देश की जो है हमारी इतिहास की खुशबू हो, हमारे देश की मिट्टी की पहचान हो, हमारे देश की युवा पीढ़ी के आधुनिक तकनीक की निशानी हो। तो इसी के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरी माटी मेरा देश मतलब कि अपने बच्चों को अपने देश की माटी से हमें जोड़ना है। इसका मीनिंग ये है कि आपको उन शहीदों के बारे में जानकारी देनी है जिनकी मेहनत से, जिनकी कुर्बानियों से हमारा देश आजाद हो पाया और हम एक आजाद देश के नागरिक बन पाए। कार्यक्रम में शामिल लोगों व एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के शहीदों और सैनिकों को सम्मान देने के लिए बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया है। इससे हर व्यक्ति के दिल में देश की भक्ति की भावना जागृत होगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश से प्रेम रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए आगे आना चाहिए। इससे आने वाले समय में क्योंकि हमारे देश की वो एक संपत्ति है, जब वो युवा होंगे तो अभी से उनके विचार बनेंगे, वो विचार धीरे धीरे कर्मों में परिणित होंगे, वो हमारे समाज को देंगे, हमारे राष्ट्र को देंगे, इससे हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी ने योजना की है नेहरू युवा केंद्र की तरफ से, बहुत बढ़िया पहल है। नेहरू युवा केंद्र इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है, हम तहे दिल से धन्यवाद सबका करते हैं। और इसमें आज जो भाग लिया मैडम दीक्षा मिश्रा जी ने, एसएचओ गोला, एसएचओ टीका साहब और प्रधानाचार्य यहाँ गोला के जितना भी स्टाफ था और जितने बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया काबिल तारीफ प्रोग्राम रहा। मेरी माटी मेरा देश जो प्रधानमंत्री ने यह कार्यक्रम चलाया है, मेरी माटी मेरा देश, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ। उन अमर वीर शहीदों की बदौलत हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। उन अमर वीर शहीदों की तरह हम भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। मेरे देश मेरी माटी ने जो कार्यक्रम चलाया है, शहीदों की वजह से हम सबके अंदर एक भावना है कि हम सब बढ़ पाएंगे। मेरी माटी मेरा देश, मेरा देश मेरी माटी उत्सव में भाग ले रहे हैं और हम आज आज़ादी से जी रहे हैं। यह हमारे शहीदों की बदौलत है, तो हमें इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। नशे के खिलाफ प्रदेश भर में निकाली जा रही नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन का कल शाम पंचकुला पहुंचने पर जिला प्रशासन और छात्र छात्राओं सहित स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उपायुक्त सुशील सारवान आमजन विशेषकर युवाओं से नशा मुक्त हरियाणा के निर्माण में नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग साइकिलिंग और अन्य खेल गतिविधियों में अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें और नशे से दूर रहें। ये संकल्प है कि हरियाणा नशा मुक्त हो। ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत 1 सितंबर से साइक्लोथॉन रैली करनाल से आरंभ की गई। कल इसका समापन होने जा रहा है। आज ये अपने सेकेंड लास्ट डे में हमारे जिले में।
साइक्लोथॉन के नोडल अधिकारी एएसआई सतबीर सिंह ने बताया कि साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य जन जन को नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक करना। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डॉक्टर आदित्य ने बताया कि नशे को लेकर सरकार कड़े कदम उठा रही है। सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। सरकार समय समय पर ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण के संबंध में पेड़ पौधे लगाना और अब ये नशा रोकने का कार्य किया है, जो गांव-गांव घूम करके 1 तारीख से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और 25 तारीख को समापन होगी। 1 सितंबर से मैं इसे नशा मुक्त हरियाणा रैली से जुड़ी हुई हूँ और उसमें मैं अकेली महिला हूँ और मैं लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो भी नशे से दूर रहे। सरकार ने जो ये अभियान शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा है और जगह जगह पर हर विद्यालयों के अंदर भी हमने इसका प्रचार किया, खूब समझाया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उनके माध्यम से भी बच्चों को बताया है इस बारे में और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर फतेहाबाद की महिलाओं में खुशी का माहौल है। डॉक्टर सुनीता गोयल व शिक्षाविद अंजू रानी ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना उनके लिए बहुत बड़ा उपहार है। इससे वे देश की तरक्की में अपना ज़्यादा योगदान दे सकेंगी और महिलाओं के हित में ज़्यादा काम कर पाएंगी। विधेयक तो बहुत अच्छा है। इसमें संसद में 33% महिलाओं का अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी और महिलाओं की मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगी और अपने निर्णय खुद ले सकेंगी और महिलाओं के दुख दर्द को भी समझेंगी और उनके अकॉर्डिंग वो काम भी करेंगी। जो सरकार ने 33% महिलाओं को आगे आने के लिए संकल्प लिया है उससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। महिलाओं को घर में रहने के अलावा बाहर की दुनियादारी का पता चलेगा और जेंट्स के साथ जेंट्स से कम नहीं रहेगी और इसके लिए मैं सरकार का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। वहीं योगाचार्य शिल्पा शर्मा व महिला व बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सोनू रानी ने कहा कि महिलाओं को इतना सम्मान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का परिचायक है। पहले जनसंख्या के हिसाब से महिलाएं अधिकारों से वंचित रह जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश की महिलाएं अब खुलकर सक्रिय राजनीति में भाग लेकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। हम स्वागत करते हैं। इससे महिलाएं एम्पावर हो गई क्योंकि महिलाओं की परेशानियों महिलाएं अच्छे से समझ सकती है। एक बार फिर से हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। इसका महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि जो भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार जी ने ये जो आरक्षण लागू किया है इसमें 33% है जो महिलाओं की भागीदारी जो हमारी राजनीति में रहेगी, जिससे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करेंगी, जिससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।